हेलो दोस्तों, मैं अशोक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स की इवनिंग की कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में कोरोना वायरस प्रकोप चल रहा है, तो मैंने इसी को देखते हुए इसी पर कुछ रिसर्च किया है काफ़ी टाइम से। और जो भी अभी तक अप टू डेट करंट अफेयर्स रहा है कोरोना वायरस पर, उसको मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पीसीएस हो, या फिर कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या फिर एक आम जनी हो क्यों ना हो। क्योंकि आज सबको सतर्कता की जरूरत है। सभी को अपने अपने कानून, अपने अपने अधिकार, सामाजिक जीवन में आर्थिक अधिकार, ये सभी के बारे में जानकारी हो, क्योंकि सरकार द्वारा कैसे कैसे सामाजिक प्रयास, आर्थिक प्रयास किए जा रहे हैं, ये सभी मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें आप कोरोना के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, जो जब से कोरोना आया है तब से लेके अब तक का पूरा प्रोसेस, करंट अफेयर्स की पूरी श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपको इसमें एक जानकारी दूंगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना वायरस एक पेंडेमिक की दशा ले चुका है, महामारी की दशा ले चुका है। और ये महामारी के दौर में इसके काफ़ी सारे टाइप है। कोरोना वायरस कोविड वायरस है, जो कि इसके काफ़ी सारे प्रकार हैं। जैसे कि आप इसके 11 प्रकार हैं, इसमें 7 प्रकार लिख रहे हैं, 11 प्रकार है, वो आपको मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। जहाँ तक कि इसकी दवा की यानी वैक्सीन की बात है, तो वो अभी तक उपलब्ध नहीं है। मैं आपको यही बताऊंगा कि काफ़ी सारे प्रोसेस में बताया जाता है, वैक्सीन हो रही है, यहाँ तैयार हो रही है, वो तैयार हो रहा है, दवाई तैयार हो रही है, हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई बीसीजी वैक्सीन बता रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाइड्रोक्लोरोक्विन प्रमाणित नहीं है, अभी तक इसकी कोई प्रमाणित वैक्सीन बनी ही नहीं है। इसके वैक्सीन को आने में काफ़ी टाइम लगता है। और वैक्सीन यानी कि टीका, और मेडिसिन यानी दवा, दवा और टीका दोनों में काफ़ी अंतर होता है। यानी कि दवा है जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है उससे उसकी रक्षा कर देती है, यानी कि उसमें दवा के द्वारा उसे कोरोना वायरस से निजात दिया जा सकता है, उसे स्वस्थ किया जा सकता है। और जबकि टीका है जो टीका लगाकर यानी वैक्सीन लगाकर, वैक्सीन का उत्पादन करके वैक्सीन लगाकर उसके अंदर जो कोरोना वायरस है उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता पहले से ही विकसित कर दी जाती है। अगर वो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो भी उसे उस वायरस से कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि टीके का अर्थ यही है कि जैसे रेबीज का टीका है, नहीं सॉरी क्या नाम है, हाँ रेबीज है, या फिर क्या नाम है, खसरा का टीका है जो बच्चों को अभी स्कूलों में लगाया गया था। इसमें यह है कि अगर बच्चों को खसरा होगा भी तो उससे पहले उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनी हुई है, उनके द्वारा उसे, मतलब जो खसरा हो भी जाए तो वो खसरा से ऑटोमेटिक शरीर के अंदर एंटीबॉडीज हैं वो उससे दूर कर सकती हैं। यानी कि शरीर के अंदर जैसे कि आपको फीवर भी होता है, तो फीवर अगर आप टेबलेट नहीं भी लें तो 6-7 दिन में फीवर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया कुछ समय के बाद अपना शरीर है उसके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेता है और फीवर को खत्म कर देता है। जैसे कुछ डॉक्टर हैं, झोला छाप डॉक्टर है, जो एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो जो एएमआर होता है उनमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है, क्योंकि उनके अंदर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उन बैक्टीरिया को खत्म कर दिया जो हमारे शरीर में लड़ते थे। क्योंकि एंटीबायोटिक्स होती है दवाएं, वो शरीर के बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं और शरीर को लड़ने से कमजोर कर देती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई प्रमाणित वैक्सीन नहीं है, कोई प्रमाणित दवा नहीं है। सेफ रहें, अपने आप को सेफ रखें, परिवार को सेफ रखें, वृद्धजनों को सेफ रखें। क्योंकि वैक्सीन बनने में मैं नहीं बोल रहा, इसको साइंस बोलता है। क्योंकि मैंने भी ये जो संपूर्ण श्रृंखला है जो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, ये मैंने भी सिंधु पोर्टल ऐप है जो सरकार ने बनाया है हाल में, जो पीएचडी या अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर हैं, उन सभी के लिए एक सिंधु पोर्टल ऐप बनाया है जिसमें सभी बुक्स यानी किताब उपलब्ध है। मैंने वहाँ से एक बुक है, तो उस बुक से इस कोरोना की पूरी स्टडी की, साथ में करंट अफेयर्स को अपने हिसाब से जोड़ा जो अब तक न्यूज़पेपर में रहा। उसका आपको मैं छोटा सा एक स्लाइड के माध्यम से, 20-25 मिनट स्लाइड है, उसमें पूरा बताऊंगा। तो ध्यान रहे, अभी तक कोई प्रमाणित वैक्सीन नहीं है। और जैसे हाइड्रोक्लोरोक्विन बीसीजी जैसी वैक्सीन है जो टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन है, जैसे कि भारत देश जैसे देशों में बीसीजी के टीके लगे थे, तो ऐसा बोल रहे हैं कि जहाँ पे बीसीजी के टीके लगे वहाँ पर कोरोना का संक्रमण कम है। नहीं, ये प्रमाणित हो चुका है कि वहाँ पर भी संक्रमण काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका भी काफ़ी ऐसे देश है जहाँ पे रहा है, तो उसके हिसाब से बोला गया कि बीसीजी का टीका जहाँ लगाए वहाँ पर संक्रमण की स्थिति कम है। जैसे भारत में देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी बीसीजी का टीका लगाए, पर संक्रमण की रफ्तार धीमी है या ज़्यादा है वो आगे प्रमाणित अनुसंधानों के द्वारा पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए हम आज कोरोना के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक वैक्सीन की बात करता हूँ, मैं वैक्सीन
बनने में काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीन का काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसको बड़े स्केल पर उत्पाद करना, यानी कि उसको पहले क्या होता है, वैक्सीन का निर्माण होता है, उसको 3 टाइम्स यानी किसी चूहे पर उसका बार बार प्रैक्टिकल यानी कि उसका अनुसंधान किया जाता है कि वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है। 3 स्टेज होते हैं उसके भी, और 3 स्टेज में अगर वो प्रमाणित दवा पाई जाती है तो उसको वैक्सीन का नाम दे दिया जाता है, कोरोना वैक्सीन। उसके बाद में बड़े स्केल पर उसको उत्पादित करना और लोगों तक उसकी पहुंच बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें सालों लग जाते हैं। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें। अभी स्थिति काफ़ी भयानक भी हो सकती है। मैं तो बस यही निवेदन करता हूँ, या फिर निवेदन क्या, मैं तो यही भगवान से निवेदन करता हूँ या फिर भगवान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान है पृथ्वी पे, कि बहुत जल्दी वैक्सीन मिल जाए और बहुत जल्दी दवा मिल जाए जिससे इससे निजात पाया जा सके। दोस्तों, आज हम कोविड 19 का अध्ययन करेंगे। इसका पूरा नाम है कोरोना, नोवल कोरोना वायरस। बीमारी का नाम कोविड 19 है, वायरस है उसका नाम SARS-CoV-2। कोरोना वायरस 7 प्रकार के होते हैं, इसमें आप नीचे देख रहे हैं सार्स कोव, जो खतरनाक वायरस है, 2012 में चीन में मिला था सार्स कोव। और MERS कोव, खतरनाक वायरस है ये भी, ये 2002-3 में सऊदी अरब में मिला था। ये तो बहुत छोटा वायरस है, मैं आपको बता दूं, इससे भी बड़े बड़े वायरस हैं। ये तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वायरस ने हमें सचेत किया है कि आगे खतरनाक आने वाली बीमारियों से स्वास्थ्य विभाग कैसे निपटे, आगे की खतरनाक होने वाली बीमारियों से कैसे निपटा जाए। क्योंकि आज इस वायरस ने हमको हाथ धोना सिखा दिया, जो कि खाने से पहले कोई हाथ नहीं धोता था। मैं तो यही समझता हूँ कि आज गांव गांव तक के लोग बाग हाथ धोने के बारे में जागरूक हो गए हैं, क्योंकि 10-15 बीमारी तो हाथ न धोने से होती थी। तो आज ये काफ़ी पॉजिटिव फायदे भी हैं इसके, पर रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आए, रिपोर्ट तो नेगेटिव ही आए। और सब कुछ पॉजिटिव रहें, दिमाग को पॉजिटिव रखें, रिपोर्ट में आप पॉजिटिव नहीं आए, उसमें आप नेगेटिव आए। तो तीसरा प्रकार अल्फा कोरोना 229 है, अल्फा कोरोना NL63 है, बीटा कोरोना OC43 है, और बीटा कोरोना HKU1 है, और 2019 में एन कोरोना एन कोव सॉरी एन 2019 का एन कोव, जिसको नाम दिया है कोविड 19, जो चीन के वुहान से है। जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि ये वुहान वायरस है, इसको वुहान वायरस की संज्ञा दी है अमेरिका की जो राष्ट्रपति है उन्होंने। अब WHO की इस पे कहाँ तक आप देख रहे हो, जब WHO ने इसको स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया, एक पेंडेमिक यानी महामारी घोषित करने में WHO में कहाँ कमी रही, वो आपको खुद आप इससे अवगत हैं कि WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने इसको पेंडेमिक घोषित करने में काफ़ी वक्त लिया, जो WHO की कमी रही। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बनाने का उद्देश्य यही है कि कहीं पर अगर कोई महामारी आए यानी कोई पेंडेमिक की स्थिति आए, तो उससे लोगों को अवगत कराया जाए, किसी देश में आए या किसी शहर में आए उससे दूसरे देशों को अवगत कराया जाए कि इस क्षेत्र विशेष में ये महामारी है, ये वायरस है, इससे अन्य देश है वो पहले से रणनीतिबद्ध तरीके से निजात पा सके। अगर ये पहले से ही पता होता कि ऐसे ऐसे चीन के वुहान में ऐसा वायरस है, अगर WHO पहले ही इसको पेंडेमिक या आपातकाल घोषित कर देता, तो इससे जैसे भारत जैसे देश में लखनऊ से होके जैसे स्क्रीनिंग करवा के, ओनली लोग स्क्रीनिंग करवा के बाहर विदेशों से आ रहे हैं, जैसे कि आप कनिका को देख लीजिए जो सुपरस्टार हैं, वो सिर्फ स्क्रीनिंग के द्वारा कोरोना, ये लखनऊ के एयरपोर्ट है वहाँ से भारत में प्रवेश कर लिया। ऐसे कई प्रकार के, जैसे कि आप जयपुर में देख लीजिए या फिर दिल्ली में देख लीजिए, जयपुर में ओमान का एक सदस्य है, उसके द्वारा काफ़ी संक्रमण फैलाया गया। तो ये स्थिति नहीं बनती अगर ये पहले से WHO इससे आपातकाल घोषित कर देता और सभी देशों को अवगत करा देता कि ऐसी महामारी है, तो सब चीज़ें हो सकती थी। अब वायरस का हम अगर इतिहास देखें तो काफ़ी सारे वायरस हैं, जैसे कि आप 2009 में आपने देखा होगा सूअरों से फैलने वाला H1N1 फ्लू, जो कि एक बुखार की तरह है, जो मैक्सिको में पाया गया था पहली बार। फिर दूसरा है इबोला वायरस, जो पश्चिम अफ्रीका में 2013-16 में पाया गया था। पोलियो है जो 2014 में पाया गया था। जीका वायरस 2016 में पाया गया था। इबोला है 2019 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में पाया गया था ये। और कोविड 19 जो 2020 में चीन के वुहान से आया है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान ये रखना है कोविड 19 है, इसके 3 स्टेज है, स्टेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, विदेशों से आ रहे लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, यानी विदेशों से वो लोग हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं, जो फर्स्ट स्टेज बोलते हैं इसको। जैसे कि आपने देखा भाई थर्ड स्टेज में तो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा इंडिया में, जैसे आप पहले बात करते होंगे। और सेकंड स्टेज है जिसमें विदेशों में आए हैं लोगों के संपर्क से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, जो विदेशों से आए हैं ना लोग, उनसे ही लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, वो उसको बोलते हैं सेकंड स्टेज।
और थर्ड स्टेज है कि स्थानीय लोग, यानी कि मान लो कि दिल्ली है या फिर जयपुर है, वहाँ के स्थानीय लोग बिना संपर्क में आए पॉजिटिव, यानी बाहर के संपर्क नहीं, वहाँ के जो आसपास स्थानीय लोग हैं उनके संपर्क में आने से ही पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके आने से ही संक्रमण, यानी जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा ही संपर्क में आकर पॉजिटिव हो रहे हैं, वो स्टेज 3 है। उसकी स्थिति जैसे कि अमेरिका में चल रही है, उसकी स्थिति जैसे भारत में भी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव केस आ रहे हैं जो स्टेज 3 के हैं, जो स्थानीय लोगों द्वारा फैल रहा है, इसको स्टेज 3 बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसमें भी देख रहे हो कि लॉकडाउन है, उसकी भी 3 स्टेज ही होती हैं, स्टेज 1 टू 3। जैसे कि लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 1.0, लॉकडाउन 2.0, लॉकडाउन 3.0, जो 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया, 14 दिन के लिए अभी प्रेजेंट में, जो 17 तारीख को खत्म होगा। इसके बाद कभी लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन की भी 3 ही अवस्था होती है। उसके बाद में कुछ प्रतिबंधों के द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा, लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि लॉकडाउन के भी कुछ स्टेज होते हैं। उसके बाद लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता, उसके बाद फिर सिर्फ सरकार प्रतिबंधों के द्वारा कार्य करेगी। जैसे कि आपको पता है सेक्शन 144 लगा था, जैसे कि लोगों को पता है कि भीड़ इकट्ठी नहीं हो, 5,000 लोग बाग एक साथ इकट्ठे नहीं हो। इस एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1887 के तहत सेक्शन 144 में इंडियन पेनल कोड के तहत ये अधिकार दिया गया कि भीड़ 5 व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो, यह आपको पता है। अब एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 का है, वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति बनी रहे, लोगों तक वस्तुओं की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए ESMA एक्ट बना हुआ है, जिससे निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसी तरह से केंद्र सरकार भी प्रयास कर रही है। रासू का है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, 1980 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लाया गया था ये रासू का। इसमें क्या है कि वर्तमान में कोरोना वॉरियर्स पर जो हमले हो रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं काफी सारी जगह पे हमले हो रहे हैं, जैसे कि आपने इंदौर में देखा, वहां पे हमले हुए, उन सभी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए रासू का आया था, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में, इंदिरा गांधी के टाइम पे। और आईपीसी धारा 188 है, लोक सेवकों द्वारा असामान्य परिस्थितियों में निपटने के लिए विशेष आदेश जारी किए जाते हैं, जिसका पालन नहीं करने पर 188 धारा लगती है, जिसमें कार्रवाई की जा सकती है और एक जगह पर एकत्रित न होने के आदेश दिया जाता है। कोविड-19 में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के तहत सजा का प्रावधान है। ये आपको याद रखना है। महामारी अधिनियम 1887 में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर गैर जमानती अपराध होगा, यानी कि जिसमें जमानत नहीं होगी। अगर आप महामारी अधिनियम 1887 है, उसमें अब संशोधन भी किया है, जिसमें 7 साल की सजा की है। और आप किसी पे कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, या फिर स्वास्थ्य कर्मी जो भी लगे हुए हैं या फिर कोरोना वॉरियर्स जो भी हैं, उन पर अगर आप हमला करते हो तो वो गैर जमानती अपराध होगा, उसमें आपको जमानत नहीं मिलेगी, 7 साल की सजा का प्रावधान है। ये पहले से था। जैसे कि आपको पता है क्वारंटाइन शब्द आया था, क्वारंटाइन शब्द 1824 में ही आ गया था। ये शब्द क्वारंटाइन, जैसे आपको पता है कि किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से पृथक रखा जाता है। जैसे कि क्वारंटाइन का क्यों आया ये शब्द, क्योंकि मान लो कोई वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, उसके परिवार के सदस्य है, उसके सदस्य जो कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, उससे कोई व्यक्ति अटैच आया हो या फिर उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति मिला हो, तो उसे इफेक्ट होने की संभावना होती है, तो उसे आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि अन्य व्यक्तियों में उससे उससे फैले नहीं। क्वारंटाइन में रखने से, क्योंकि आप देख रहे हो क्वारंटाइन में 14 से 20 दिन के मध्य रखा जा रहा है, इसका अर्थ यह निकल रहा है कि क्वारंटाइन में रखने से वह अन्य व्यक्ति को संक्रमित नहीं करे। इसलिए ये 1824 में जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्वारंटाइन का अधिकार दिया था और आइसोलेशन जैसे शब्द लेके आए थे, जिससे अन्य लोग हैं जो लोक हित में क्वारंटाइन करके, उनको आइसोलेशन करके अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। आइसोलेशन और क्वारंटाइन करना संघ सूची का विषय। आपको अब जैसे कि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं काफी सारे व्यक्ति, तो उन सबको ध्यान रखना है कि आइसोलेशन और क्वारंटाइन 2 शब्द हैं जो संघ सूची के विषय हैं। और संक्रमित व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएगा या नहीं, ये संवर्ती सूची का विषय है। जैसे कि आप अभी देख रहे हो मतलब केंद्र सरकार ने अभी बोला है कि राष्ट्रीय सीमाएं लॉक रहेंगी, जैसे कि दिल्ली है और हरियाणा है। हरियाणा से आने वाले व्यक्ति दिल्ली में नहीं जा सकते, दिल्ली से व्यक्ति हरियाणा में नहीं जा सकते। ये संवर्ती सूची का विषय, इसीलिए सरकार ऐसा कर पा रही है। और सरकार, जो केंद्र सरकार है, संवर्ती सूची में जो अगर राज्य भी अगर निर्णय बनाएगा तो उसमें केंद्र का ही निर्णय मान्य होगा संवर्ती सूची में। और जैसे कि आप ये भी ध्यान रखें कि स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। तो ये सभी सूचियों का ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकती है, यो कि यो। और राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड है, कोविड-19 की शिकायतों को दूर करने के लिए गठित किया गया है राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड। और आरोग्य सेतु ऐप, जैसे कि काफी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया होगा आपने, तो उसमें जाना होगा कि आरोग्य सेतु ऐप में हमेशा ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन रहती है। आरोग्य सेतु ऐप को आप डाउनलोड करोगे, उसमें आपको
यानी कि जो प्रोसेस है भरने का कि आप मेल है फीमेल है, आप कहीं गए थे, विदेश से आए हैं, फलाना ठिकाना, सब कुछ आता है उसमें कि आप कहाँ से आए थे, कैसे, आपके अंदर क्या सिम्टम्स हैं नहीं है, सब कुछ पूछते हैं। उसके बाद में वो एक्टिव हो जाता है। और अगर मान लो आपके 1 किलोमीटर एरिया में कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो वो बोल देगा कि आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। अगर मान लो आपके 1 किलोमीटर एरिया में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया गया तो आपको मैसेज के थ्रू या फिर अलार्म के थ्रू बता देगा कि आपके एरिया में कोरोना कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिल गया है 1 किलोमीटर एरिया के अंदर। तो आप आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लो, जिससे आपकी लोकेशन और ब्लूटूथ के माध्यम से आपको वो टैग कर सके और आपको जानकारी दे सके कि आपके एरिया में भी कोई संक्रमित व्यक्ति हो सकता है या है। आयुष्मान भारत जैसी योजना के तहत निजी अस्पतालों में भी कोरोना से जो मरीज है उनका इलाज किया जा रहा है। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाएं हैं, बीसीजी वैक्सीन है, प्लाज्मा थेरेपी है, इनका उपयोग किया जा रहा है। पर इनका उपयोग स्वयं न करें, डॉक्टर की सलाह पर ही। हाइड्रोक्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है और बीसीजी वैक्सीन है। जो बीसीजी वैक्सीन का टीका है जो पहले लग चुका और जो प्रमाणित हो रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल रहा है जहाँ पे बीसीजी वैक्सीन लगे हैं। साथ में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा है, उसका प्रयोग स्वयं न करें, डॉक्टर की सलाह पर ही करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पर्यावरण मंत्रालय ने विभिन्न दवाओं की उपलब्धता और उत्पादन बढ़ाने के लिए EIA अधिसूचना दी है, जिसमें उद्देश्य है कि जो कोरोना से दवाएं हैं वो उनकी उपलब्धता बढ़ाई जा सके, उनको श्रेणीबद्ध किया जा सके, यानी श्रेणी A B में। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि फ्लू जैसी बीमारी होती है, उसको श्रेणीबद्ध तरीके से डाला जाता है। वो किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि श्रेणी में डाला जाता है A B श्रेणी, ऐसी श्रेणियों में डाला जाता है। श्रेणियों में डालने के बाद में वो किसी निश्चित या फिर किसी विशेष दुकान पर ही या विशेष मेडिकल स्टोर पर ही, केमिस्ट पर ही वो जो या क्या नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा है वो मिल सकती है, या फिर जो स्वाइन फ्लू की दवाएं मिल सकती हैं। ये सितंबर 2020 से लागू हो गया, ये ध्यान रखना है आपको होगा। और मुख्यमंत्री जो MP के मुख्यमंत्री है उन्होंने कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना ले आई है। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने, ये याद रखनी है। महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर गैर जमानती अपराध, जो आपको पहले बता चुका हूं मैं। अब एक ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में दवाइयों की आपात आपूर्ति सप्लाई की जा सके विमानों का उपयोग करके। तो ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान एक, जैसे कि उड़ान उड़े देश का हर नागरिक जैसे योजना है, उसी प्रकार से ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान है, जिससे कि आबाद आपूर्ति रहे दवाइयों की, मेडिसिनों की। उसके लिए विमानों से सप्लाई कर रहे हैं, उसको नाम दिया है ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान। कॉवसेक है, जो कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के नमूने लेने और परीक्षण करने के लिए DRDO द्वारा डेवलप किया गया है कॉवसेक। ऐसे ही सहयोग ऐप है, जिसमें हमारा सहयोग मांगते हैं स्थानीय जो किसी विकसित यानी कि सर्वेक्षण विभाग द्वारा विकसित विशेष स्थान पर डाटा एकत्रित करके मापदंडों की आवश्यक सूचनाओं को प्रदान करके हमारे द्वारा सहयोग प्राप्त करके हमारा सहयोग कर रहे हैं सहयोग ऐप के द्वारा। अब ये जो कि कासरगढ़ केरल में है और ऐसा ही मंगलूर कर्नाटक का है, उसके बीच में एक विलेज है तलपड़ी, जो दोनों राज्यों के बीच में एक विलेज है। तो उसमें उस विलेज में काफी ज्यादा यानी कि रेड जोन बन गया है, जहाँ पे काफी ज्यादा कोरोना संक्रमित व्यक्ति मिले हैं तालापाड़ी में। अब तालापाड़ी बॉर्डर के गांव के लोग हैं, वो क्या है कि अपनी खाद्य आपूर्ति या फिर अस्पताल नजदीक होने की वजह से कर्नाटक जाते हैं। बल्कि ये तालापाड़ी है केरल का मतलब केरल का गांव, जो मंगलुरु पास पड़ता है, तो मंगलुरु कर्नाटक में जाते हैं। तो कर्नाटक ने क्या है कि बोला है, सुप्रीम कोर्ट गया था कर्नाटक या फिर वहाँ के स्थानीय हाईकोर्ट में गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। स्थानीय हाईकोर्ट में जाने के बाद कर्नाटक ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो ये तालापाड़ी के निवासी हैं, ये हमारे यहाँ पे जो स्थानीय गांव इनमें भी संक्रमण फैला रहे हैं, तो इन्होंने क्या है सीमा को रोक दिया था, बॉर्डर सील कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जो केरल एपिडेमिक डिजीज ऑर्डिनेंस 2020 केरल ने भी पारित किया था, इसमें महामारी रोकने के लिए राज्य बॉर्डर सील कर दिए गए थे, केरल ने भी, ऐसे ही कर्नाटक ने भी सील कर रखे थे बॉर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोग हैं जो स्वास्थ्य विभाग है पास में या फिर अस्पताल है, उसकी आपूर्ति बनी रहे। जो तालापाड़ी के लोग हैं वो मंगलूर यानी कर्नाटक में भी केरल के लोग हैं, वो मंगलुरु के अस्पताल में जा सकते हैं, वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। और अवध आपूर्ति खानापूर्ति है वो केरल उपलब्ध कराए। ऐसे ही सॉलिडेरिटी प्रोजेक्ट है WHO का। इसमें क्या है कि जो क्लिनिकल ट्रायल होती है अपनी दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल, जैसे कि आप देख रहे हो कि इबोला वायरस पर है, क्लोरोक्विन पर है, या फिर वायरस के ऊपर है, बैक्टीरिया के ऊपर है, जो भी दवाओं के रिसर्च चलते हैं। अभी कोविड पर भी यहाँ पे कोविड-19 पर भी रिसर्च चल रहा है यहाँ पे। तो एक तरीके से एक रिसर्च का माहौल माहौल या फिर एक रिसर्च का एक स्टेज उपलब्ध कराता है WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसको नाम दिया है
दवाओं के निर्माण की रिसर्च का एक मतलब जो स्टेज देने का कार्य कर रहा है वो WHO कर रहा है। इसको नाम दिया है सॉलिडेरिटी प्रोजेक्ट, जो दवाओं का निर्माण करता है, वैक्सीन का निर्माण करता है, बड़े स्केल पर अनुसंधान के लिए एक स्टेज उपलब्ध कराता है। कोरोना के लिए पैकेज दिया है तो सबसे ज्यादा पैकेज यूके ने दिया है, और फिर उसके बाद में यूएसए ने $1 ट्रिलियन पैकेज दिया है। जर्मनी ने तो अनलिमिटेड पैकेज कर दिया कि जितना पैसा लगे उतना लगाओ पर कोरोना से उन्मुक्ति लेके आओ। भारत द्वारा अधिक पैकेज जारी नहीं करने के कारण इन्फेक्शन का डर ज्यादा बढ़ रहा है, और इकोनॉमी के भी कुछ मंदी में जाने के संकेत हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हो स्लो डाउन की स्थिति तो चल ही रही है, यानी कि जीडीपी तो बढ़ रही है पर जीडीपी जिस स्पीड से बढ़ना चाहिए वो एक सतह पर है, स्लो डाउन नीचे है। मैं वो सब कुछ आपको इकोनॉमिक्स का अलग से लेक्चर लूंगा, उसमें बताऊंगा इकोनॉमिक्स का, वहाँ पे आपको वो देख लेना। आप LTRO देख रहे हो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है, तो बैंकों को 3 साल के रेपो रेट पर 1 लाख करोड़ रुपए का ऋण दे रहे हैं। इसी के तहत आप ये टारगेट LTRO में आप देख रहे हो, जिससे SLF है और MF। ये क्या है? स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी फॉर म्यूचुअल फंड। ये क्या है कि आरबीआई ने बैंक लोन के लिए ऑन टैप ऑन टाइम सुविधा दी है, जो 11 मई तक कोई भी बैंक चाहे कभी भी कितना भी लोन ले सकता है, जितना चाहे उतना लोन ले सकता है 11 मई तक। ये एक स्पेशल बैंक लोन की सुविधा बनाई है, जिसमें 90 दिनों के लिए रेपो रेट पर ब्याज दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसी में टारगेटेड LTRO है, जो आरबीआई ने 500 फिर 50,000 करोड़ रुपए LTRO देगा बैंकों को, यानी कि उसमें भी वो पैसे ही दे रहा है एक तरीके से। यानी NBFC डूब रहे हैं उनको पैसे दे रहा है, उनको बाद दे रहा है, उनको लोन, जैसे बैंक आरबीआई से लोन नहीं ले रहे हैं तो जो NBFC वो डूबने के कगार पे है, क्योंकि NBFC को इधर से उधर से लोन मिलता है, तो वो आगे की स्थिति में आपको आगे बताऊंगा। अब आपको ध्यान रखना है बेज एंड मीन्स एडवांसेज। WMA है, ये टेम्पररी लिक्विडिटी अरेस्टमेंट होता है, फिर अरेंजमेंट होता है ये, जो यदि राज्य केंद्र की तरलता मिसमैच हो जाए, यानी कि केंद्र राज्य को सही तरीके से वित्तीय लाभ नहीं दे पाए या वित्तीय पैकेज नहीं दे पाए, तो आरबीआई से जो राज्य हैं वो सस्ती ब्याज दर पर लोन ले सकते हैं, पैसे ले सकते हैं। तो ऐसे आरबीआई ने 1.2 ट्रिलियन केंद्र को देगा ताकि वो राज्यों को पहुंचा सके। 2008 के मुकाबले 2020 की मंदी गहरी होगी। जैसे कि आप देख रहे हो ग्लोबल चैन है, ग्लोबल वैल्यू चैन है, उसका आप देख रहे हो इस टाइम पे ग्लोबल वैल्यू चैन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जैसे चीन है, उससे हमने जो निर्यात की आपूर्ति होती थी पूर्णतः बंद कर दी है। तो इस पे जैसे एक देश दूसरे देश पर डिपेंड होता था, वो अभी इस टाइम पे LPG का एरा था 2008 में, वैसी स्थिति बनी हुई है कि पूर्णतः बॉर्डर बंद है। तो ग्लोबल वैल्यू चेन भी खत्म होने को जा रही है, और इसका फायदा भारत उठा सकता है, क्योंकि जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऐसे सेक्टर है, तो उसमें जैसे कि भारत एक ऐसा देश बनने की स्थिति पर है कि जैसे कोई पार्ट है, पार्ट वहां से लाके खुद अपने यहाँ पे असेंबल कर सके, मोबाइल के पार्ट है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के पार्ट है, तो उसको नेटवर्किंग जीडीपी बोलते हैं इसको। तो आगे आपको नेटवर्किंग जीडीपी के बारे में बताएंगे, कैसे नेटवर्क के द्वारा किस देश से नेटवर्क करके ग्लोबल वैल्यू चेन को आगे बढ़ाया जा सके, असेंबल करके। जैसे चाइना असेंबलिंग कर रहा है, जैसे अन्य देशों से तो उसको सेगमेंट मिलते रहते हैं, जैसे कि एप्पल फोन है उसके सारे सेगमेंट मिल जाता है और अपने देश में असेंबल करके वो बाहर निर्यात करता है। उसी प्रकार से भारत है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी गाड़ी वाड़ी के पुर्जे हैं, वो यहाँ पे मंगवा के सारे पुर्जों को अन्य देशों में आवाज आपूर्ति कर सकता है, इसका फायदा उठा सकता है। तो आगे की स्थिति में आपको मैं बताऊंगा उन सबके बारे में। कोरोना बॉन्ड है, कोरोना बॉन्ड का आप इतना समझना है कि इकोनॉमी को बचाने के लिए बॉन्ड लाया यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने। अभी कोरोना बॉन्ड क्या है कि एक सब, आप ये ध्यान रखिए, बॉन्ड का अर्थ ये है कि बॉन्ड लाने का अर्थ ये है कि लोगों से पैसों को सोखा जाए। अब इस टाइम पे लोगों के पास पैसे तो है नहीं, तो फिर भी कोशिश की जा रही है कि कोरोना बॉन्ड लाकर लोगों के पास से पैसे लें, ताकि लोग, सरकार उस पैसे को लोगों तक पहुंचाए और निवेश करे, निवेश के चक्र को आगे बढ़ाए, और निवेश के चक्र को आगे बढ़ाकर मांग की आपूर्ति बढ़ाए, मांग की आपूर्ति से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से लोगों के पास आय बढ़ेगी, आय से लोग खर्चे करेंगे, खर्चे से वापिस से मांग बढ़ेगी। जैसे कि आप किसी टीवी है, टीवी का उत्पादन ज्यादा करोगे तो सरकार के पास पैसे जाएंगे, और उसके द्वारा अधिक उत्पादन होगा, अधिक उत्पादन होगा तो लोग के पास से चक्र, मांग आपूर्ति का चक्र चलता रहेगा, और ये आपूर्ति बनी रहेगी। ऐसे ही कोरोना बॉन्ड लेके आए हैं, जिससे कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो किया जा सके। तो इसके बारे में मैं अलग से क्लास लूंगा। आपको मैंने ये बता ही दिया। MF। अब कंटिन्यूस प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जैसे कोल रिफाइनरी है, पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऐसे उद्योग हैं जिनको बंद नहीं किया सकता, 24/7 चलता रहेगा। इनको कंटिन्यूस प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रत्येक जन धन खातों में 500 रुपये डाले जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर जन धन खातों में इस टाइम पे, यानी कि एक तरह से हेलीकॉप्टर मनी का एक यही उद्देश्य था कि हर व्यक्ति तक पैसे पहुंचाएं।
यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा वर्षा करके नहीं, यानी कि बैंकों के थ्रू लोगों तक पैसों की आपूर्ति की जाए, ताकि लोग मांग कर सकें, लोगों को घर से चल सके। इसमें फंसे मजदूरों की एनजीओ भी सहायता कर रहा है, भोजन की आपूर्ति कर रहा है। तो जनधन खाता में 500 रुपये आ रहे होंगे। और एक मेन जो कर्व है, मैंने एक इकोनॉमिक्स में पढ़ा था या फिर उसी श्रृंखला में पढ़ा था कि फ्लैटन दी ट्रांसमिशन कर्व। फ्लैटन दी ट्रांसमिशन कर्व क्या है कि जैसे कि आप इसको देख रहे हैं कर्व को, कि एक दशा होती है कि 15 दिन तक तो कोरोना वायरस है वो काफ़ी तेज स्पीड से बढ़ता है, यानी कि काफ़ी कम दिन में दोगुना होता है। उसके बाद में वो प्रोसेस एक स्लाइड पे आता है, यानी कि सीधी रेखा पे आ जाता है। उसको बोलते हैं फ्लैटन कर्व। यानी कि आगे जाके वो कर्व, जैसे कि चीन के वुहान में देख रहे हैं, चीन में देख रहे हो, वो बिल्कुल एक संतुलित स्थिति में आ जाता है, आगे बढ़ नहीं पाता। तो ये स्थिति बहुत जल्दी होने वाली है भारत में, और आपको मैं बता दूं, बधाइयाँ दूं कि आप बहुत जल्दी फ्लैटन कर्व की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना वायरस से बिटकॉइंस की वैल्यू 10,000 से ऊपर चली गई है। अब बिटकॉइंस है क्या? बिटकॉइंस एक वर्चुअल करेंसी है जिसमें पारदर्शिता के तौर पर, यानी पूर्णतः ट्रांसपेरेंसी से एक तरीके से वैल्यू चेन होता है। यानी कि जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वैसे ही बिटकॉइंस होती हैं जो काफ़ी बड़े स्केल पर कंप्यूटर को काफ़ी प्रोसेस लगा के, सुपर कंप्यूटर को प्रोसेस लगाकर मतलब माइनिंग की जाती है और बिटकॉइंस का उत्पादन किया जाता है। अब बिटकॉइंस है क्या, ये इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कोरोना वायरस के टाइम पे बिटकॉइन से ही आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि किसी वस्तु की आपूर्ति है बिटकॉइन से हो रही है। इसकी इस टाइम पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जैसे कि आपने देखा आरबीआई ने इसको बैन किया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्या कर रहे हो आप ये, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर है जो ग्लोबल वैल्यू चेन है वो बिटकॉइन पर निर्भर होने वाली है। तो भारत को बहुत जल्दी अपनी बिटकॉइन लेके आनी चाहिए, जिससे कि जो रुपये भी कमजोर हो गया, डॉलर भी इस टाइम पे कमजोर हो गया है सब, यानी कि बिटकॉइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है जिससे कि आप निर्यात आयात कर सकें, और काफ़ी बड़े स्केल पर ये वित्तीय प्रबंधन का एक जरिया भी बन जाएगा। वो बिटकॉइंस के बारे में अलग से लेक्चर लूंगा, आप उसमें देखना। फोल्डिंग एट होम प्रोजेक्ट। अब फोल्डिंग एट होम प्रोजेक्ट क्या है कि पांडे लैब है, जो बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर है उनको जोड़कर एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया है जो पावर 2.4 एक्जाफ्लॉप पर कार्य करता है। अब ये सुपर कंप्यूटर क्या करता है, ये डिकोडिंग करने का काम करता है। इसको डिकोडिंग करता है कोरोना वायरस को। एक कोरोना वायरस जैसे आप इसको देख रहे हो कि ऐसा कोरोना वायरस होता है, उसमें एक निश्चित अनुपात देखा जाता है कि कहाँ से मेडिसिन है या फिर वैक्सीन है या फिर दवा है उसको भेजा जा सके, क्योंकि एक अनुपात होता है उसमें, एक छेद देखा जाता है, जैसे कि एक हॉल देखा जाता है जो छोटा सा हॉल होता है, उसको यानी कि आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको बड़े स्केल पर सुपर कंप्यूटरों के द्वारा उसको बड़े स्केल पर इमेजिंग की जाती है, और तब देखा जाता है कि यहाँ पर अगर हम इस दवा को अनुपात में दें तो इससे कोरोना वायरस से मरीज जल्दी ठीक हो सकता है, कोरोना संक्रमण बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो उसके लिए फोल्डिंग एट होम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है यूएसए की, वहाँ पे पांडे लैब में किया जा रहा है इसको। जो प्रोटीन प्रोटीन की बदलती हुई संरचना को देखने का प्रयास किया जा रहा है कि कहाँ पर प्रोटीन पर बार किया जाए ताकि उस कोरोना है या फिर कोरोना के वायरस है उसको तोड़ा जा सके। किसान सभा ऐप है, ये आपके साथ में अब सामाजिक विषय वस्तु का भी अध्ययन करेंगे। ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा डेवलप किया गया है, और इसका उद्देश्य है दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली को किसानों तक जोड़ना। अब किसान सेवा ऐप क्या है कि इससे जो किसान है उनमें ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता, मंडी डीलर है, ग्राहक है, गोदाम है, ऑनलाइन स्टोर है इत्यादि से जोड़ा जाएगा इसको। यानी कि इससे बिचौलियों का जो हस्तक्षेप है, यानी कि जो किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए वो उचित मूल्य बिचौलियों की वजह से नहीं मिल पाता, उस उचित मूल्य को देने के लिए किसान सेवा ऐप बनाया गया है, जिसमें किसानों को ट्रांसपोर्टरों से, सेवा प्रदाताओं से, डीलरों से और ग्राहकों से, गोदामों से ऑनलाइन जोड़ा जा सकेगा, और दूर दराज के इलाकों में आवाज आपूर्ति बनी सके। और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली, किसानों को जोड़ना, और एक आपूर्ति श्रृंखला है जो कि रिमोट सेंसिंग एरिया है वहां पर भी आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके, इसका उद्देश्य है। और आप देख रहे किसान रथ ऐप है, ये भी एक तरीके से ओवर टैक्सी की तरह कार्य करेगा, जिसे किसान का रथ का काम करेगा। किसान का रथ क्या है, प्रेजेंट में जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रक, ट्रैक्टर, मशीनें हैं इत्यादि की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या करिए, किसान रथ ऐप पे जाइए, वहां से ट्रक को या फिर ट्रैक्टर को या फिर जो मशीन चाहिए उसकी आप, जैसे कि आप टैक्सी, ओवर टैक्सी को बुक करते हैं, ऐसे ही सरकार के द्वारा आपको ट्रक की उपलब्ध करा दी जाएगी, टैक्सी की उपलब्ध, सॉरी मतलब ट्रैक्टर की उपलब्ध करा दी जाएगी, मशीनों की उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि स्थानीय लोगों तक पहुंच बना दी जाएंगी, कृषि उत्पादों को मंडियों गोदामों तक पहुंच बना दी जाएंगी। अगर ट्रक चाहिए आपको, जैसे कि आज ट्रक जाने को तैयार नहीं है और उनका जो मतलब फसल है वो घर पे खराब हो रही है, उसको आप मंडियों तक पहुंचाना चाहते हैं,
तो वो ट्रक को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये कृषि मंत्रालय द्वारा 17 अप्रैल 2020 में विकसित किया गया है, और विकसित करने वाला NIC है। इसको सभी राज्यों के लिए है ये किसान रथ ऐप। सभी इसको बुक करके अपने पास में ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मशीनें या फिर मंडियों तक पहुंच बना सकते हैं। स्पेन और फ्रांस में एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताता हूँ आपको मैं। मास्क 19 नाम का एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं स्पेन और फ्रांस। इसमें क्या है कि जो फार्मेसी की दुकान है, वहां पे जाके किसी महिला, पीड़ित महिला है जिसको परिवार के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। अब वो क्या है, वो शिकायत कर नहीं सकती, पुलिस के पास जा नहीं सकती, क्या कह के जाए। अगर वो, जैसे कि वो चली गई किसी फार्मेसी की दुकान पे चली गई, मेडिकल की दुकान पे चली गई, वहां पे शॉप पे जाके वो सिर्फ उसको मास्क 19 बोलना होगा। मास्क 19 बोलने के बाद दुकान मालिक समझ जाएगा कि ये महिला शिकायत कर रही है कि उसे घर के द्वारा या घर के परिवार के सदस्यों के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ित किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति उसकी सहायता करेगा, और वो महिला जो सहायता मांग रही है उसकी सहायता की जाएगी मास्क 19 बोलने के बाद में। ये मास्क 19 एक कोड वर्ड है पीड़ित महिला के लिए। स्टैंड इन इंडिया पोर्टल है, भारत में फंसे विदेशियों को सहायता प्रदान करने हेतु इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। यानी कि जो विदेश में जो वीजा अवधि 3 मई तक थी, उसको बढ़ाकर ये वीजा अवधि उसको बढ़ा दिया गया है, तो वो आगे जाके प्रोसेस हो सकेगा। सोल सिंधु ई पोर्टल है, जिसमें PhD और रिसर्च करने वाले छात्रों को ऑनलाइन बुक उपलब्ध कराना। अब सोल सिंधु ई पोर्टल है, यहाँ से मैं कुछ अध्ययन पढ़ता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, यहाँ से मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मन पढ़ाई में लगता नहीं है, इसलिए मैं ऑनलाइन क्लास शुरू की है मैंने। क्योंकि थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब मूड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ करें, तो मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को सचेत करने का प्रयास कर रहा हूँ, और लोगों तक एक जानकारी है, जागरूक जानकारी है, वो पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ आज कोरोना के ऊपर बताकर। अब विद्यादान 2.0 पोर्टल है, आप इसको सीधा से समझिए कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। मानव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया है, जो कि CBSE NCERT द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें क्या है कि शिक्षार्थियों के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। अब इसके लिए क्या है कि आप देखिए, स्वयं और स्वयं प्रभा 2 पोर्टल है, उनके माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की जा रही है। स्वयं और स्वयं प्रभा में जाइए, आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासें ऑनलाइन सभी क्लास उपलब्ध हो पाएंगी, और कोई भी उसमें लेक्चर डाल सकता है। एक तरीके से विद्यादान, जैसे कि बड़ी बात हो जाएगी, पर जैसे कि मैं विद्यादान कर रहा हूँ, उसी प्रकार से जो भी विद्यादान करना चाहे, ऑनलाइन पढ़ाना चाहे, वो यहाँ पे विद्यादान कर सकता है। क्योंकि विद्यादान महादान होता है, जिससे आप व्यक्ति को समझ दे सकें। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि व्यक्ति है जो गलतियों से ही सीखता है। यानी कि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, दिमाग बढ़ता है ठोकरें खाने से, या फिर कुछ गलती होने से। तब पता लगता है कि ये काम दोबारा नहीं करें, क्योंकि ये काम गलत होगा, इससे गलत परिणाम आ सकते हैं। तो दिमाग बढ़ता है गलतियाँ होने से। तो गलतियाँ होती रहेंगी और आप सीखते रहेंगे, और गलतियाँ होना भी जरूरी है। क्योंकि किसी ने, एक कहानी है कि उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति है जो बोलता है कि भाई कौन है जो टेंशन मुक्त होना चाहता है, तो सबने खड़ा किया कि हम टेंशन मुक्त होना चाहते हैं। तो फिर दोबारा पूछा कि भाई फिर दोबारा बोला कि भाई शमशान घाट में देखा होगा आपने, वहाँ पे सब टेंशन मुक्त रहता है। तो दोबारा बोला कि आप कौन है जो टेंशन मुक्त होना चाहता है। फिर दोबारा किसी ने अपना हाथ उठाया नहीं। तो बोला कि भाई किसी विद्वान ने बोला कि भाई जीवन में कुछ तनाव होना बहुत जरूरी है, यानी कुछ टेंशन होना जरूरी है, ताकि हम जिस दिन आपके जीवन में टेंशन आना बंद हो जाए, तो उस दिन भगवान से प्रार्थना करो कि कुछ टेंशन भेज दो। क्योंकि बिना टेंशन होना, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के होना, यानी कि समझ लीजिए कोई बड़ी विपदा आने वाली है। तो आप छोटी छोटी दिक्कतें आनी बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ें। अब एक सार्स वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी कोविड 19 के ऊपर, इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई है। अब सार्स की जो कोविड में बैठक की गई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो भारत ने $10 मिलियन देगा सहायता, स्वैच्छिक फंड है एक तरीके से ये। तो ऐसे ही कोविड 19 के जो विवादित देश है वो भी सहयोग बढ़ा रहे हैं, USA ईरान भी बढ़ा रहा है, जो विवादित देश है वो भी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। ये टाइम ही ऐसा है। तो दोस्तों, इतना ही। अब आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बस आपसे निवेदन है कि ऐसे ही मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ने का उत्साह दीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपके सब्सक्राइब से, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत लगती है प्रोस्पेक्टस को सब्सक्राइब करने से, अगर ये बढ़ जाता है प्लेटफॉर्म, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेस बन पाएगा मेरे पे। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति देखने से ये पता लग रहा है कि आगे जाके ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा विकसित होने वाला है, इसलिए मैं ये ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म पर आने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और शेयर भी करें, और दूसरों को बताएं कि सब्सक्राइब करें इसको।
प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।